An object remains at rest or continues to be in a uniform motion until an external force is applied to act on it. ये न्यूटन का पहला लॉ है। ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे नहीं लगती, उसकी रेस्ट पोजीशन को चेंज नहीं कर देती, या उसके जो कांस्टेंट मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसको चेंज नहीं कर देती। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इस फर्स्ट लॉ तक पहुंचने में हमने काफी लंबा सफर तय किया है। चलिए इसको समझते हैं स्टार्टिंग से किस तरीके से था ये। अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया कि एक प्लेयर है, वो बॉल को फुटबॉल को हिट करता है। ही हिट्स अ फुटबॉल। तो फुटबॉल कुछ आगे तक जाएगी और रुक जाती है। उसने हिट किया, ही हिट्स अ फुटबॉल। तो दैट मीन्स उसने फोर्स अप्लाई की, कुछ फोर्स लगाई इसमें, इस डायरेक्शन में, और बॉल कुछ आगे तक गई और फिर उसके बाद रुक गई, रेस्ट पोजीशन पे आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, एक अपने खिलौने को खींच के ले जाता है, धागे से बंधा हुआ है उसका खिलौना जिसमें चार पहिए लगे हुए हैं, उसको वो खींचता है। जब तक वो खींचता रहेगा तब तक उसका खिलौना चलता रहेगा। जैसे ही उसने खींचना बंद किया तो उसका खिलौना रुक जाएगा, या कुछ दूर जाके थोड़ा सा आगे जाएगा और रुक जाएगा। और एग्जाम्पल लें, अगर एक घोड़ा गाड़ी है, घोड़े के पीछे बग्गी बंधी हुई है, हॉर्स कार्ट, जब तक हॉर्स चलता रहेगा उसकी जो बग्गी है पीछे बंधी हुई वो भी उसके साथ साथ चलती रहेगी। जैसे ही घोड़ा रुका उसकी बग्गी रुकी। तो इस चीज से एक अगर प्रैक्टिकल लाइफ आसपास के जीवन से ये एग्जाम्पल्स हम निकालें तो हर तरफ यही देखने को मिलता है कि अगर मुझे अपनी फुटबॉल को मोशन में रखना है या अपने खिलौने को मोशन में रखना है तो उसको लगातार मुझे धक्का देते रहना पड़ेगा। दैट मीन्स फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। मुझे उसको लगातार फोर्स प्रोवाइड करते रहनी पड़ेगी, कांस्टेंट फोर्स, ताकि वो मोशन में रहे। और ये सारी चीजें आसपास देख के सब कुछ ठीक लग रही थी कि हाँ, जब तक फोर्स नहीं, मैंने एक धक्का दिया और रुक गया, तो वो जो ऑब्जेक्ट थी, फुटबॉल थी या बॉल थी या कोई भी चीज थी, वो कुछ आगे तक गई फिर रुक गई। अगर मैं उसको धक्का देता रहता, जैसे एक घोड़ा गाड़ी बग्गी को खींचती चली जाती है तो उसकी बग्गी चलती रहती है, उसी तरह अगर मैं अपनी फुटबॉल को धक्का मारता रहता, किक मारता रहता, तो वो आगे चलती रहती। बच्चा खिलौना खींचता रहता तो खिलौना भी आगे चलता रहता। तो ये सारी चीजें, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हमारे आसपास के जीवन से हमें यही बताती हैं, सोचने समझने पे यही मजबूर करती हैं कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। अच्छा, इससे एक चीज और समझ आई कि अगर हमने फोर्स लगानी बंद की तो ऑब्जेक्ट रुक गई। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना पसंद करती है, उसका जो स्टेट है कंफर्टेबल, वो रेस्ट में रहना पसंद करती है। तो ये सब चीजें हमने, अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो यही सब चीजें समझ आती हैं। यही सब चीजें एरिस्टोटल, जो कि ग्रीस के थे, उन्होंने ऑब्जर्व की और उन्होंने यही बोला कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। सब चीजें बिल्कुल ठीक लग रही थी समझने में, देखने में, लेकिन ये चीजें कंप्लीट नहीं थी। 2000 साल तक और उससे ज्यादा इन चीजों को मान्यता दी गई। जो एरिस्टोटल की फाइंडिंग्स थी उनको मान्यता दी गई, लेकिन बाद में गैलीलियो और न्यूटन ने इसको इम्प्रूव किया। तो 2000 प्लस साल तक इस चीज को मान्यता दी गई और बाद में इसको एरिस्टोटल पॉलिसी भी बोला गया। पॉलिसी एक ऐसा कह सकते हैं भ्रम होता है जिसमें हमें देखने में, समझने में वो सब चीजें ठीक लगती हैं, लेकिन असलियत में वैसा होता नहीं है। तो ये पॉलिसी फिर बाद में गैलीलियो और न्यूटन ने इस चीज को इम्प्रूव किया। गैलीलियो, जो कि इटली के थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कुछ चीजें प्रूव की। और उनका जो एक्सपेरिमेंट है इंक्लाइन प्लेन विद बॉल्स, काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है। चलिए उसको समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बताने में मदद की। ये अगर मैं बात करूं, ये एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से अगर मैं लेता हूं, ये कुछ इस तरीके से दोनों तरफ सेम इंक्लाइंड है। अगर यहां से मैं कोई एक बॉल को छोड़ता हूं तो ये बॉल कुछ इस तरीके से जाएगी और ऐसे ही गई और ऑलमोस्ट सेम हाइट तक जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से पहले ऐसे गई
फिर वापस ऐसे ऐसे करती रहेगी। अब मैं ये जो इसका ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है, इसको थोड़ा सा इंक्लिनेशन इसकी कम करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अगर मैंने किया, ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ से बॉल छोड़ी, तो बॉल कुछ और आगे तक गई, कुछ और दूर तक गई, यहाँ तक गई, फिर वो वापस नीचे आना स्टार्ट कर दिया। पहले यहाँ से नीचे ऐसे गई, फिर वापस नीचे आना स्टार्ट कर दिया। अब इस इंक्लाइन प्लेन को हमने, अगर मैं इसको बिल्कुल राइट हैंड साइड वाला जो इंक्लाइन प्लेन है उसको मैं बिल्कुल प्लेन कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ये मैंने बिल्कुल प्लेन कर दिया। फिर मैंने यहाँ से बॉल को छोड़ा दोबारा, बॉल नीचे गई, कुछ इस तरीके से जाती गई और काफी दूर तक गई, ऐसे जाती रही और आगे तक चली गई, फिर वो रुक गई। अब एक चीज ये समझ आ रही थी, अब देखते हैं, देखिए अगर बॉल यहाँ से, फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करूँ, बॉल को हमने ड्रॉप किया, बॉल यहाँ से यहाँ पे पहुंच गई, मान लिया ये प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड्स था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जीरो था, तो उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही थी, ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करती रही। और यही केस हमें, अगर मैं सी केस की बात करूं, अगर ये यहाँ पे ग्राउंड पे आ जाती है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो थी, बिल क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ थी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट जीरो था, क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया। दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो गई, फोर्स जीरो हो गई, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी थी, मान लिया उस इस बॉल की उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी वेलोसिटी थी, अब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इसको वी वेलोसिटी से मूव करते रहना चाहिए था, वी विद वी वेलोसिटी। लेकिन ये कुछ टाइम के बाद जाके रुक जाती है, हालांकि दूर तक जाती है लेकिन ये रुक जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? हमें कोई आंखों से तो ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही थी जो इसको रोके, और जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, जो खींचने धरती खींच रही थी, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में खींच रही थी, मूवमेंट बॉडी की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नहीं लग रही थी। हमें तो यही समझ आ रहा था, फिर ये बॉल कैसे रुक गई? तो फिर एक चीज और देखी कि ये जो बॉल है, बॉल अगर मैं ऐसे देखूं यहाँ पे, बॉल जो थी, बॉल का सरफेस किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा था? ग्राउंड के सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। तो दैट मीन्स बॉल और ग्राउंड के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रही थी, जो कि बॉल के मोशन को रोक रही थी या अपोज कर रही थी। बाद में ये भी समझा गया, जो बॉल के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स थे और जो ग्राउंड के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स थे आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे, और उस इंटरैक्शन की वजह से एक फोर्स ने जन्म लिया, फोर्स लग रही थी जो कि उस मोशन को रोक रही थी या अपोज कर रही थी। दैट मीन्स वो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी, ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉल एंड द ग्राउंड। और इसी फोर्स को नाम दिया गया फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो थी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी बॉल के मोशन के, और इसी वजह से ये जो बॉल थी कुछ आगे जाके रुक गई। तो फिर गैलीलियो ने इन्होंने बोला, अगर हम फ्रिक्शन को जीरो कर देते हैं किसी तरीके से, देन द बॉल, ये वाली बॉल हमेशा के लिए ही आगे मूव करती रहेगी विद द सेम वेलोसिटी, जो भी उसकी वेलोसिटी थी। इफ वी मेक, ये फ्रिक्शन है, इफ वी मेक फ्रिक्शन जीरो बिटवीन ग्राउंड एंड द बॉल समहाउ, देन द बॉल विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी फॉर एवर। तो उन्होंने फाइनली अपने एक्सपेरिमेंट से ये बोला, एन ऑब्जेक्ट वंस सेट इन मोशन विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर एवर। और इन्होंने इसको लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम दिया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी की, जो कि अपनी स्टेट, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना पसंद करती है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट विल बी हैप्पी टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन में ही वो रहना पसंद करेगी। अगर कोई इसे रोकेगा तो वो उसको अपोज करेगी। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो वाइल
एरिस्टोटल ने बोला था कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, जबकि गैलीलियो ने इन्होंने बोला कि वंस अ ऑब्जेक्ट इज सेट इनटू मोशन देन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। और उन्होंने ये भी कॉन्सेप्ट बताया कि ग्राउंड और बॉल के बीच में एक फोर्स, ऑपोजिट फोर्स जो कि फ्रिक्शन लग रही थी, जिसकी वजह से बॉल कुछ आगे जाके रुक जाती है। फाइनली फिर न्यूटन ने भी एक चीज और बताई कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगी। उसकी रेस्ट की पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को नेट एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं करेगी। देखिए, इसको और इस तरीके से समझते हैं, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट कुछ और समझते हैं। मैं आपको, मान लिया ये हमारा एक रफ सरफेस है, दिस इज माय रफ, और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक में रख देता हूँ, इसको एफ फोर्स से मैं धक्का देता हूँ एक बार, तो ये कुछ आगे जाके मान लेते हैं यहाँ पे आके ये रुक जाती है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इतना डिस्टेंस ये कवर करती है। अब इस सरफेस को, ब्लॉक को हम किसी दूसरे सरफेस पे लेके जाते हैं, मान लिया हम आइस, जहां पे बहुत पॉलिश सरफेस है, स्लिपरी सरफेस है। अगर यहाँ पे इसी ब्लॉक को हम रखते हैं और सेम फोर्स से मैं इसको धक्का देता हूं, देन इट विल गो मच फार, बहुत दूर तक जाएगी इसके मुकाबले। तो इससे एक चीज क्या पता लगी, फोर्स भी सेम था, ब्लॉक भी सेम था, उसका मास भी सेम है, सब कुछ चीजें सेम थी, उसके बावजूद भी वो आगे तक क्यों गया? बिकॉज सरफेस हमने चेंज किया। आइस और ब्लॉक के बीच में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन थी वो काफी कम हो गई, क्योंकि इसको सरफेस पॉलिश था, चिकना सरफेस था, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स काफी कम हो गई, फ्रिक्शन फोर्स वॉज वेरी लेस, जिसकी वजह से जो ब्लॉक था काफी दूर तक गया, जबकि रफ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा थी, जिससे वो थोड़ी दूर जाके ही रुक गया। तो ये भी चीज पता लगी कि अगर हम सरफेस को पॉलिश करते रहेंगे तो फ्रिक्शन कम होता जाएगा, और अगर हमने फ्रिक्शन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, तो एक बारी हमने किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में डाल दिया तो वो हमेशा ही मोशन में रहेगा, प्रोवाइडेड हमने फ्रिक्शनल फोर्स को जीरो कर दिया हो। सो अगर इस तरीके से और बात करें, अगर मैं किसी और रफ सरफेस पे ही, अगर मैं, ये मेरा रफ सरफेस है, अगर इसको मैं एफ फोर्स से धक्का देता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगी, और अगर मेरी जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, जिसको अगर मैं एफ ले लेता हूं, अप्लाइड फोर्स जस्ट इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स, बैलेंस आउट कर देता हूं, और मैं सेम फोर्स से, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर जो फोर्स है उससे धक्का देता हूं इसको मोशन में सेट करके, तो और लगातार धक्का देता रहता हूं सेम फोर्स से जो कि फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, तो जो मेरा ब्लॉक है वो एक यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा हमेशा, अगर मेरी जो अप्लाइड फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। तो इस केस में अगर हम देखें, नेट फोर्स इज जीरो, यस, नेट फोर्स इज जीरो बिकॉज अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स आपस में बराबर है, और एक बार इसको हमने मोशन में सेट कर दिया अपने ब्लॉक को, देन इट विल रिमेन इन दैट मोशन, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड में, वेलोसिटी में वो रहेगा। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दैट मींस उस पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है। हाउ कम? जो वेट है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, और जिस सरफेस पे वो रखा हुआ है वो सरफेस उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट के बराबर है, तभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। सो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर जीरो। सिमिलरली ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर उस पर जो लग रही है उनका जो सम है वो जीरो है। सो दिस इज हाउ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वॉज डिराइव्ड। थैंक यू।